नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। विनय के जन्मदिन के कुछ समय बाद ही सावित्री जी और संजय जी की मौत हवाई जहाज़ क्रैश होने से हो गई थी। उस समय दोनों दिल्ली से आगरा जा रहे थे। इत्तेफाक से उस समय विनय अपनी नानी और नाना के पास था। अपने सामने अपने जवान बेटी दामाद की मृत्यु के बाद वह टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और विनय की परवरिश करने लगे। कुछ सालों बाद विनय के नाना जी को हार्ट अटैक आ गया। वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब कलावती जी अपने नाती की अकेले ही देखभाल करती और उसे पढ़ा लिखाकर काबिल इंसान बनाया। वक्त बीतता गया। वक्त के साथ साथ विनय को भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। अब विनय के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आने लगे। तब उसकी नानी माँ ने अपने नाती की शादी सुंदर सुशील पढ़ी लिखी लड़की सोनी से शादी कर दी। सोनी जब से शादी करके ससुराल आई, उसे विनय की नानी खटकती थी। वह उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि विनय की नानी उसे बात बात पर टोक दिया करती थी। यह काम ऐसे नहीं करना है, यह काम वैसे नहीं करना है। इसीलिए वह उनसे चिढ़ती रहती थी और सोनी अपनी नानी सास को वृद्धा आश्रम भेजना चाहती थी। इसीलिए वह आए दिन नए नए प्लान बनाया करती थी। एक दिन विनय छोटी सी बात पर अपनी नानी माँ पर भड़कता है। नानी माँ, तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी किसी भी चीज़ को मत छुआ करो। चाय गिरकर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स खराब कर दिए। विनय अपनी 70 वर्षीय नानी माँ कलावती जी का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर की ओर खींचते हुए कहने लगा। तभी विनय की पत्नी सोनी बोली, अरे मैं तो तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि अपनी नानी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ दो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अरे सोनी, तुम जानती ही हो कुछ ही दिनों में तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हारी देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए। सोनी को मनाते हुए विनय कहने लगा, अच्छा यह संभालेगी मेरे बच्चे को? तुमसे कितनी बार कहा है ये काम वाली बाई लगवा दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पैसों की पड़ी रहती है। मुझे पता है मैं पूरा दिन उनके साथ कैसे काटती हूँ। अपनी आँखों से मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई सोनी ने कहा। तो विनय बोला, अरे मैं समझता हूँ, पर तुम ही तो सोचो, अब नानी माँ घर का कितना काम निपटा देती है। मैं तो यहाँ बैठे बैठे मौज कर रही हूँ, मैं थोड़ी ना कुछ काम करती हूँ। सोनी चिल्ला पड़ी। तभी विनय ने उसे कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाने लगा, अरे नहीं सोनी, मेरा वह मतलब नहीं था। इससे पहले कि वह कुछ और बोलता, तभी सोनी ने उसका हाथ झटक से पीछे किया और बोली, हाँ बस करो, अब आप अपने ऑफिस जाओ। वैसे भी घर में खाने वाले ज़्यादा हैं और काम करने वाले कम। सोनी तिरछी नज़र से नानी माँ की तरफ देखते हुए कहने लगी, ठीक है मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। ऐसा कहते हुए विनय मुस्कुराते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। उधर उसकी नानी माँ की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन वह बेचारी भी क्या करती। वह तो हर दम घूट घूट कर जीने को मजबूर थी। उनके साथ हर दिन ऐसा ही व्यवहार किया जाता था और विनय के घर से जाने के बाद तो सोनी उनके साथ इतनी बदतमीजी से व्यवहार किया करती थी, ऐसा मालूम होता था जैसे अपनी नानी सास के साथ उसकी जन्मों से दुश्मनी हो, जिसका वह बदला ले रही हो। अभी विनय घर से निकल ही रहा था कि सोनी ने आवाज़ लगाई, अरे ओ बुढ़िया, खाना नहीं बनाओगी क्या? हाँ बहू। लाठी के सहारे से बड़ी मुश्किल से अपने कमरे से निकल कर आई। इस अवस्था में उनसे ठीक से काम भी नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी वह हर संभव प्रयास करती थी
जिससे उनकी नाती बहू खुश रहे। लेकिन वह कहाँ खुश रहने वाली थी। खाना बना है या नहीं? अचानक की इस जोरदार आवाज़ से कलावती की कांपती हुई उठ गई। हाँ बहू, अभी लाती हूँ, रसोई घर में जाती हुई कलावती जी ने कहा और किसी तरह लड़खड़ाते हुए रसोई घर से खाना लेकर आई। जैसे ही सोनी ने खाने की प्लेट पर नज़र डाली तो ज़ोर से बोली, कैसा खाना है? मुझे तो लगता है कि आप जानबूझकर इतना बेकार खाना बनाती हैं ताकि कोई आपको खाना बनाने को कहे ही ना। लेकिन बहू, यह खाना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। फिर सोनी बोली, ना बाबा, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा यह खाना, ले जाइए इसे, अब मुझे भूख नहीं है। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, थोड़ी देर में मेरी सहेलियां घर पर आ रही है, उनके सामने कोई नया नाटक मत करना। आधे घंटे के अंदर उनके लिए पकोड़े तैयार हो जाने चाहिए। थोड़ी देर ही हुई थी कि दरवाजे पर बेल बजी और सोनी की ढेर सारी सहेलियां घर के अंदर आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिखाई नहीं देता क्या? मेहमान आए हैं, चाय पानी लेकर आओ, सोनी ने चिल्लाते हुए नानी सास से कहा। तो सोनी की सहेली बोली, यार आजकल यह नौकर लोग भी ना ज़रा सा प्यार से बात कर लो तो सर पर चढ़ जाते हैं। थोड़ी देर में कलावती जी पानी लेकर बाहर आई तो अचानक उनका पैर कुर्सी से टकरा गया और उनके हाथ से पानी की ट्रे छूट गई। कलावती जी ने खुद को तो जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन सारे गिलास टूट गए। यह क्या किया? आपको पता भी है कितने महंगे गिलास थे। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? इसे साफ कीजिए और चाय के साथ पकोड़े लेकर आइए। सोनी एक के बाद एक नए व्यंजन की फरमाइश करती जा रही थी और बेचारी कलावती जी की हालात काम करते करते बद से बदतर होती जा रही थी। शाम होते ही सोनी बोली, अच्छा अब विनय के आने का समय हो गया है, तुम सब जाओ। ठीक है यार, अगले हफ्ते मिलते हैं। ऐसा कहकर सभी सहेलियां एक दूसरे से बाय बोलकर निकल गई। तभी सोनी की शैतानी दिमाग में कोई नई चाल जन्म ले रही थी। वह जल्दी से कलावती जी के पास गई और बोली, नानी माँ, मेरी वजह से आपको कुछ ज़्यादा ही काम करना पड़ गया, अब आप जाइए और अपने कमरे में आराम कीजिए। तभी कलावती जी बोली, लेकिन विनय के आने का टाइम हो रहा है, उसके लिए भी तो खाना बनाना है ना। फिर सोनी ने सहानुभूति का नाटक करते हुए कहा, अरे नहीं, आपको भी आराम की ज़रूरत है, और नानी माँ का हाथ पकड़कर कमरे की तरफ ले गई। लेकिन कलावती जी आराम नहीं कर पा रही थी। उनके दिमाग में एक ही प्रश्न घूमता जा रहा था कि अचानक बहू का व्यवहार बदल कैसे गया। लेकिन थोड़ी ही देर में बाजार से रोने की आवाज़ आई और कलावती जी हैरान हो गई और बेत के सहारे बाहर निकली तो देखा विनय गुस्से से आग बबूला होते हुए उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। उसे गुस्से में देखते ही कलावती जी समझ गई कि ज़रूर सोनी ने कोई नई चाल चली है। आज तो यह गुस्सा मुझ पर ही फूटने वाला है। यह सोचकर जैसे ही कलावती जी पीछे मुड़ने लगी, तभी विनय ने कहा, नानी माँ, यह आपने क्या किया? आपको मालूम है ना कि सोनी माँ बनने वाली है, फिर भी आपने उससे काम करवाया। उसका नहीं तो मेरे बच्चे के बारे में सोचा होता। लेकिन बेटा, यह कहते हुए कलावती जी रोने लगी। यह देखकर विनय बोला, नाटक तो ऐसे कर रही हैं जैसे कुछ पता ही ना हो। इस समय विनय सोनी का हाथ दिखाते हुए बोला, यह देखो, सोनी के हाथ में कितनी चोट लग गई है। उसकी हालत जानते हुए भी आप सारा काम उसी से करवा रही हैं। कलावती जी यह देखकर हैरान थी कि सोनी के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और आंखों से मोटे मोटे आंसू बहे जा रहे थे। मन ही मन सोनी रो रही थी, जब तक इस बुढ़िया को वृद्धा आश्रम ना भिजवा दूं, तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठने वाली हूँ। तभी कलावती जी ने कहा, माफ़ करना बेटा, कमजोरी के कारण खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, इसीलिए अभी आराम करने गई थी। अरे आप आराम करने गई थी, जान तो नहीं निकल गई थी ना?
अगर आपने दोबारा ऐसी लापरवाही की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोलते हुए विनय पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। जब सोनी कमरे में आई तो विनय कहने लगा, तुम तो समझदार हो ना सोनी, फिर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? अगर नानी माँ ने तुमसे काम करने को कहा था तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। आज अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो? अरे ऐसे कैसे कुछ हो जाता? नानी माँ बुजुर्ग है, हमें तो उनकी बात माननी चाहिए। तभी विनय उस पर प्यार लुटाता हुआ बोला, इसीलिए तो मुझे तुम इतनी अच्छी लगती हो। अब नानी माँ दोबारा काम करने को कहे तो तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आकर कर लूँगा। लेकिन तुम्हें भूख लगी होगी ना, हाथ मुँह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, सोनी ने कहा। तो विनय बोला, अरे नहीं, तुम्हारे हाथ में पट्टी लगी है, नानी माँ को बोल दो, वह खाना लगा देंगी। ठीक है, मैं जाकर उनसे कहती हूँ। ऐसा बोलते हुए सोनी नानी सास के कमरे की तरफ बढ़ी और सोचने लगी, नानी माँ पर तो मेरे नाटक का कोई असर ही नहीं पड़ा, जाने किस मिट्टी की बनी है। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, इन्हें वृद्धाश्रम भेजूँ, बिना मुझे चैन भी नहीं आएगा। सोनी ने, नानी माँ खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है, दरवाजे से सोनी ने कहा। तो कलावती जी बोली, ठीक है बहू, मैं आ रही हूँ। कलावती जी के शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा था, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह और काम कर सके, परंतु फिर भी जैसे तैसे रसोई घर में गई और खाना निकाल कर ले आई। जैसे ही विनय ने खाने का एक निवाला खाया तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह कैसा खाना बनाया है नानी माँ? विनय की यह बात सुनकर कलावती जी दंग रह गई। उन्होंने खाना चख कर देखा तो रोटी और चावल में कंकड़ पड़े हुए थे और सब्जी में मिर्च ही मिर्च थी। कलावती जी कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने हाथों से खाना बनाया था। एक और सोनी का झूठा उनके मन में हजारों सवाल पैदा कर रहा था और दूसरी ओर विनय की नाराज़गी से वह बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तभी कांपती आवाज़ में बोली, बेटा मैं तो खाना। इस समय कलावती जी की बात को काटते हुए विनय बोला, बस नानी माँ, बहुत हुआ, आपसे तो कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। चलो सोनी, हम बाहर जाकर खाना खा लेते हैं। इतना कहते हुए विनय ने सोनी का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। विनय और सोनी होटल में चले गए और पेट भरकर स्वादिष्ट खाना खाया। सोनी आज मन ही मन बहुत खुश थी, होती भी क्यों नहीं, आज उसके कारण कलावती जी को इतनी डांट जो पड़ी थी। अब कलावती जी आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। उनका मन अंदर ही अंदर रो रहा था। विनय और सोनी की जब डिनर ख़त्म हुआ तो जैसे ही वह घर के लिए निकलने लगे तभी विनय ने कहा, अरे सुनो, मैं सोच रहा था कि घर पर तो खाने को कुछ बना ही नहीं है, नानी माँ के लिए कुछ ले चलते हैं। अरे पागल हो क्या आप? नानी क्या यह खाना खाएंगे? उनकी उम्र हो चली है, तेल मसाले का खाना खाएंगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन सोनी, नानी को भूख लगी होगी ना, विनय ने कहा। तो सोनी बोली, अरे घर में कुछ पका कर खा लेंगे, तुम चिंता मत करो। सोनी की बात सुनकर विनय बोला, अच्छा ठीक है मेरी माँ, अब चलो घर। ऐसा कहते हुए विनय सोनी के साथ होटल से बाहर निकल आया। घर पहुंचकर विनय ने दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उसने दोबारा घंटी बजाई पर दरवाज़ा इस बार भी नहीं खुला। फिर सोनी ने कहा, अरे हमें आने में देर हो गई है ना, इसीलिए नानी माँ सो गई होंगी, तुम दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोलो, मुझे बहुत नींद आ रही है। विनय ने अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर वे दोनों अंदर आ गए और कमरे में सोने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद जब कलावती जी की नींद खुली तो अपने कमरे से बाहर निकली। विनय और सोनी अब तक आए क्यों नहीं, यह सोचते हुए वह उनके कमरे की तरफ बढ़ी और वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि वे दोनों तो घर पर आ चुके हैं। बच्चों को देखकर उन्हें तसल्ली तो मिली, लेकिन उनकी आंखें भर आई
और वापस अपने कमरे की तरफ लौट आए। उन्हें ज़ोरों से भूख लगी हुई थी। सोचने लगी, जब विनय छोटा था और बिना खाना खाए सोने लगता था तो मैं कैसे उसे यह कहकर खाने के लिए मना लेती थी कि भूखे पेट सोने से इंसान ताकतवर नहीं बनता है। कैसे भी करके उसे मना लेती थी, लेकिन बगैर खाना खाए सोने नहीं देती थी। और यहाँ मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, किसी को परवाह नहीं है। रुके हुए आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। ऐसे सोचते हुए वह सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन भूख के मारे कमबख्त नींद भी नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद पक्षियों की चहचहाहट होने लगी तो सोनी अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे से बाहर निकली, लेकिन नानी सास उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रसोई घर में देखा तो नानी सास वहाँ भी नहीं थी। फिर जाकर उनके कमरे में देखा तो नानी माँ अभी तक सो रही थी। सोनी को तो जैसे एक और मौका मिल गया। उसने चारों तरफ कचरा फेंका और झाड़ू उठाकर विनय के आने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही उसे पता चला कि विनय उठ चुका है और बाहर आ रहा है, वैसे ही उसने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। लेकिन नींद के कारण विनय का ध्यान उसकी ओर नहीं गया। इस समय सोनी ने कराहना शुरू कर दिया, हे भगवान, मेरी तो कमर दर्द हो गई। झाड़ू लगाते लगाते अभी विनय का ध्यान उसकी ओर गया और हैरानी से पूछने लगा, तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? नानी माँ कहाँ है? अरे विनय, आप नानी माँ से कुछ मत कहना, वह तो अपने कमरे में सो रहे हैं। क्या इतनी देर तक नानी माँ सो रही हैं? हाँ विनय, उन्हें सोने दो। वैसे भी तो मैं इस घर की नौकरानी हूँ, वह काम नहीं करेंगे तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। अरे नहीं सोनी, कैसी बातें कर रही हो, तुम बैठो। ऐसा कहते हुए विनय कलावती जी के कमरे की तरफ बढ़ा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, नानी माँ कहाँ हैं आप? तभी कलावती जी की हड़बड़ी से नींद से जाग गई। नानी माँ, आपको कितनी बार कहा है कि ऐसी हालत में सोनी का ध्यान रखा करो, लेकिन यहाँ आप सो रही हैं और सोनी झाड़ू लगा रही हैं। अगर आप उसका ध्यान नहीं रख सकती तो आपका इस घर में रहने का क्या फ़ायदा? ऐसा कहते हुए विनय ने सोनी के हाथ से झाड़ू ली और नीचे फेंक दिया। नानी माँ, सोनी को भूख लगी होगी और मैं भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ, जल्दी से खाना बना दो, और हाँ, कल रात जैसा खाना मत बनाना। इतना कहकर विनय अपने कमरे में चला गया और कलावती जी उसे देखते ही रह गई। समय अपनी चाल से चलता जा रहा था। दिन ब दिन सोनी के नखरे और उसका नाटक बढ़ता ही जा रहा था। अब सोनी का 9वां महीना चल रहा था। उसे तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते देखा तो कलावती जी ने कहा, बहू, इस वक्त बहुत संभल कर रहने का है। तुम ज़्यादा सीढ़ियाँ मत चढ़ा करो और आराम से चला करो, नहीं तो बच्चे पर असर होगा। नानी माँ, आप मेरे लिए अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम मेरे बच्चे के लिए बुरा तो मत सोचो। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अदरक वाली चाय बनाकर ले आओ और साथ में थोड़े समोसे भी बना देना। कलावती जी चुपचाप उसकी बात सुनकर कोई जवाब दिए बिना उसके फरमाइश पूरी करने में जुट गई। थोड़ी ही देर में सोनी के चिल्लाने की आवाज़ आई। इधर समोसे बनाते कलावती जी के कानों में जब उसकी आवाज़ पड़ी तो वह गैस बंद करके उसके पास गई। क्या हुआ बेटा? नानी माँ, बचा लो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। सोनी दर्द से छटपटा रही थी। बेटा, मैं अभी विनय को फ़ोन लगाती हूँ। ऐसा कहते हुए कलावती जी टेबल पर रखी फ़ोन को उठाकर विनय का नंबर मिलाने लगी, लेकिन विनय ने फ़ोन नहीं उठाया। यह सोचकर कि यह नानी माँ ही होगी जो बिना मतलब की फ़ोन करके मुझे परेशान करती रहती है। परेशान होकर उन्होंने दोबारा फ़ोन लगाया, लेकिन विनय ने फ़ोन नहीं उठाया। एक बार और करके देखती हूँ, चिंता करते हुए
कलावती जी ने फिर फ़ोन लगाया। तभी विनय ने फ़ोन उठाकर कहा, नानी माँ, मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ, समझती क्यों नहीं हो? विनय बेटा, वो सोनी। क्या सोनी? सोनी के अलावा आपको कुछ मिलता है या नहीं? आप दोबारा मुझे फ़ोन मत करना। ऐसा कहते हुए विनय जैसे ही फ़ोन रखने लगा, तभी कलावती जी बोली, बेटा, सोनी को बहुत दर्द हो रहा है, उसे जल्दी से जल्दी अस्पताल लेकर जाना होगा। इतनी बात सुनते ही विनय घबराते हुए बोला, नानी माँ, मैं 5 मिनट में आता हूँ। थोड़ी ही देर में विनय घर पहुँचा। विनय ने पकड़कर सोनी को गाड़ी में बिठाया। तभी कलावती जी भी उसे हिम्मत देते हुए उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर में वे लोग अस्पताल पहुँच गए। तब कलावती जी बोली, भगवान, आप जल्दी से मुझे मेरे बच्चे का मुखड़ा दिखा दे, बस सब कुशल मंगल हो जाए। ऐसा सोचते हुए वहाँ हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। थोड़ी ही देर में डॉक्टर बाहर निकले तो विनय घबराते हुए उठा। मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है, डॉक्टर ने बधाई देते हुए कहा। तो विनय और नानी माँ की आंखों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जब विनय सोनी और बच्चे को कमरे में लेकर आया गया तो कलावती जी अपने परपोते को देखकर फूले नहीं समा रही थी। कलावती जी उसे अपनी गोद में लेने लगी। उस समय विनय ने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और कहने लगता है, आप ऐसे कैसे उसे उठा सकती हैं? कोई इन्फेक्शन हो गया तो? यह सुनते ही कलावती जी का दिल टूट गया। आज एक माँ के दिल को सबसे ज़्यादा चोट पहुँची थी। जिस बच्चे के इंतज़ार में आज तक सोनी के व्यवहार को भी सहन करती आई थी, आज उस बच्चों को उन्हें छूने तक नहीं दिया गया था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। बच्चों को घर में आए 1 महीना बीत चुका था, लेकिन अभी तक कलावती जी को उसे गोद में लेने का सुख नहीं मिला था। नानी माँ सुनो, कल घर में पूजा है, बच्चे का नामकरण करना है, सारी तैयारी समय से कर देना। विनय ने नानी माँ पर हक जताते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं कर दूंगी। नानी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी समय सोनी ने आवाज़ लगाया तो जैसे ही विनय कमरे में गया तो सोनी ने कहा, अरे मैं पूछती हूँ, हमारे बच्चे की तुम्हें कोई फिक्र है भी या नहीं? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि नानी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आओ, लेकिन तुम हो कि मेरी एक बात भी नहीं सुनते हो। लेकिन हुआ क्या है? अरे तुम्हारी नानी माँ बार बार मेरे बच्चे को छूने का बहाना ढूंढती रहती है। कल को अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम प्रेग्नेंट थी तो सारा काम तुम्हें करना पड़ता, इसीलिए उन्हें रखा था। अब बच्चा 1 महीने का हो गया है तो कल पूजा के बाद मैं खुद ही उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊँगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं? अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? कल जब लोग आएंगे तो नानी माँ के बारे में पूछेंगे, इसीलिए कल की पूजा जब ख़त्म हो जाएगी तो मैं उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊँगा। अगले दिन सुबह सुबह कलावती जी पूजा की तैयारी करने लगी, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज उनका इस घर में आखिरी दिन है। सोनी के मायके वाले भी आ गए और पंडित जी भी आ गए। जब बच्चे के नामकरण की बारी आई तो कलावती जी बड़ी आस से विनय की ओर देखने लगी कि एक बार तो वह उनसे ज़रूर पूछने आएगा कि नानी माँ, बच्चे का नाम क्या रखें। परंतु यह भी उनकी गलत फहमी थी। बच्चे का नामकरण हो चुका था। नामकरण के बाद विनय ने पंडित जी का आशीर्वाद लिया और फिर कलावती जी का आशीर्वाद लेने के लिए आया तो देखा उनकी आंखों में आंसू थे। तभी दांत पीसते हुए विनय बोला, यह क्या नानी माँ, आप सब लोगों को क्या दिखाना चाहती हैं कि हम आपका ध्यान नहीं रखते? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी सोनी ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह नाटक करती रहती है। शाम होते ही विनय नानी माँ के पास गया और बोला, नानी माँ, आपको कहीं लेकर जाना है, चलिए। कलावती जी आश्चर्य से बोली, पर बेटा कहाँ जाना है? आपसे जितना कहा गया है उतना करो।
अपने कपड़े उठाओ और चलो मेरे साथ। यह सुनते ही कलावती जी का कलेजा फटने लगा। थोड़ी ही देर में सोनी ने उनका बैग पैक कर दिया और उनके हाथों में थमा दिया। कलावती जी भी समझ चुकी थी कि विनय और सोनी के मन में क्या चल रहा है। वह बिना सवाल किए बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ गई और वृद्धा आश्रम के लिए निकलते हुए भगवान से दुआ कर रही थी कि जो दिन आज उन्हें देखना पड़ रहा है उनके बच्चों को ना देखना पड़े। थोड़ी ही देर में पहुंच गए। जैसे ही कलावती जी ने वृद्धा आश्रम की ओर देखा, वह अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। तभी विनय बोला, नानी माँ, हमें गलत मत समझना, लेकिन अब हमसे आपकी देखभाल नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आज से आप यहीं रहेंगी। यहाँ आपकी उम्र की बहुत से लोग हैं, आपका दिल भी लगा रहेगा। ऐसा कहते हुए विनय ने उनके पैर छुए और उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया। वृद्धा आश्रम से निकलते वक्त विनय की आंखों में भी आंसू थे, परंतु फिर भी उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। इधर समय बीतने के साथ साथ सोनी की बदतमीजियाँ और ज़्यादा बढ़ने लगी। तब विनय भी उसके व्यवहार से परेशान हो चुका था और रह रहकर वह नानी माँ को याद करता था। एक दिन उसने मन ही मन में सोच लिया कि वह वृद्धा आश्रम से नानी माँ को वापस लेकर आएगा और सोनी को बताए बिना ही वृद्धा आश्रम की ओर चल पड़ा। परंतु जैसे ही वृद्धा आश्रम में पहुंचा और नानी माँ को ढूंढने लगा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति आए और पूछने लगे, बेटा किसे ढूंढ रहे हो तुम? अंकल, मेरी नानी माँ कलावती जी, विनय ने रोते हुए कहा। तो उस व्यक्ति ने कहा, बेटा तुमने आने में बहुत देर कर दी। क्या मतलब? विनय ने पूछा। तो उस व्यक्ति ने कहा, अब वह इस दुनिया में नहीं रही बेटा। यह सुनकर विनय की आंखें फटी की फटी रह गई। बेटा, जब तुम उन्हें यहाँ छोड़कर गए थे तो बेचारी बहुत रोई थी, बहुत याद करती थी तुम लोगों को। यहाँ आने के एक हफ्ते बाद ही उनका निधन हो गया था। उनकी केवल एक ही आखिरी इच्छा थी, अपने पर पोते को गोद में लेने की। ऐसा कहते हुए ऊन मोजे उन्होंने अपने हाथों से अपने पर पोते के लिए तैयार किए थे। विनय के हाथों में देते हुए वह वृद्ध व्यक्ति वहाँ से चला गया। यह बातें सुनकर विनय एकदम शांत हो गया। आज उसे एहसास हुआ था कि उससे कितना बड़ा गुनाह हो गया था। टूटे दिल के साथ विनय वृद्धा आश्रम से बाहर निकलकर बस अड्डे पर जाकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। नानी माँ, मुझे माफ़ कर दो, वापस आ जाओ। नानी माँ के द्वारा बनाए गए मौजे को अपने सीने से लगाए रोए जा रहा था। आज विनय को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर चुका था, जिसका प्रायश्चित शायद नहीं था। समय बीतने के साथ साथ विनय का बच्चा भी बड़ा होने लगा। वे दोनों उसे हर खुशी देना चाहते थे, लेकिन सोनी के कारण घर में हमेशा झगड़ा रहता था। विनय को अपनी गलती समझ आ रही थी कि गलती आखिर थी किसकी, सोनी की या नानी माँ की। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान तो अपने कर्मों को भूल जाता है, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलता। उनके पास हर इंसान के कर्मों का हिसाब रखता है। वक्त ने करवट बदली और आज 25 साल के बाद एक विधवा औरत अपने बेटे और बहू से उनके घर के किसी कोने में पड़े रहने की भीख मांग रही थी। लेकिन दोनों ने उनका सामान बाहर फेंककर उन्हें घर से निकाल दिया। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि सोनी थी, जिसके पति विनय की 5 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। सोनी को समझ आ रहा था कि आज मैं वहीं खड़ी हूँ जहाँ कल नानी माँ खड़ी थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि वह अपने द्वारा किए गए कर्मों का ही भोग रही है। आसमान की तरफ मुँह करके वह चिल्लाने लगी और माफ़ी मांगने लगी, नानी माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, नानी माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन उसकी ही आवाज़ गूंजकर वापस उसके कानों में आने लगी,
और उसे सुनाई देने लगा, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, हम जैसा अपने ज़िंदगी में करते हैं वह कुछ समय बाद भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं और कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।